प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। दुनिया के सबसे पहले ऐसे नेता बन गए जिनके इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। उनके फॉलोअर्स की संख्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दोगुनी है। ट्रंप के पास फिलहाल 43.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इतना ही नहीं, दुनिया के अगले 5 बड़े नेताओं के कुल फॉलोअर्स मिलाकर भी पीएम मोदी के फॉलोअर्स से कम हैं। पीएम मोदी को इजरायली संसद के स्पीकर अमीर ओहाना ने सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से नवाजा है। पीएम मोदी इजरायली संसद के इस सर्वोच्च सम्मान को पाने वाले पहले विदेशी नेता हैं। उन्हें भारत और इजरायल के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पीएम मोदी को इससे पहले 2018 में फिलिस्तीन भी अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से नवाज चुका है। पीएम मोदी ने इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित करते हुए आतंकवाद पर करारा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले की निंदा करते हुए कहा कि भारत इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा है और निर्दोष नागरिकों की हत्या किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। न हम 26/11 भूले हैं, न हम 7/10 भूलेंगे। पीएम ने कहा, भारत शांति की हर कोशिश के साथ है। हम यूएन की शांति की पहल का भी स्वागत करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में यहूदी बिना डर के रहते हैं। भारत की यहूदियों पर हमें गर्व है। पीएम ने कहा कि भारत तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। पीएम ने कहा कि इजरायल भी इनोवेशन का पावर हाउस है। इजरायल को स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। हम भी क्रिएटिविटी और इनोवेशन पर जोर दे रहे हैं। इजरायल के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के संबोधन से पहले इजरायल की संसद नेसेट में मोदी मोदी के नारे लगे। इजरायली संसद के स्पीकर अमीर ओहाना ने भारत की जमकर तारीफ की और कहा कि भारत दुनिया का सबसे तेज विकास करने वाला देश है। दुनिया में इस वक्त मोदी बहुत असरदार नेता हैं। वहीं पीएम मोदी के स्वागत के लिए इजरायली संसद को तिरंगे के रंग से सजाया गया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर बहुत उत्साहित हैं। मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बल्कि दोस्त से बढ़कर मेरे भाई जैसे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि भारत और इजरायल के बीच ट्रेड डबल, सहयोग ट्रिपल हुआ। भारत में यहूदियों का हमेशा स्वागत हुआ है। इजरायल दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी के लिए बुधवार को पीएम नेतन्याहू ने डिनर होस्ट किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय परिधान पहनकर पीएम मोदी को चौंका दिया। शर्ट पैंट और सदरी पहने नजर आए। उन्होंने इसका वीडियो भी पोस्ट किया और लिखा, मैंने अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को पारंपरिक भारतीय परिधान पहनकर चौंका दिया। मोदी ने भी रीट्वीट कर लिखा, बहुत शानदार। भारतीय परिधान के प्रति आपका ये लगाव हमारे देश के समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के प्रति आपके सम्मान को दर्शाता है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जापान के यामानाशी पहुंचकर वहां के गवर्नर के साथ द्विपक्षीय वार्ता उन्होंने की। पब्लिक स्कूल पहुंचकर बच्चों से मुलाकात की। उन्हें गिफ्ट्स और चॉकलेट्स भी दिए। यामानाशी जाते समय बीच रास्ते में भी योगी भारतीय मूल के लोगों और बच्चों से मिले। बच्चों ने सीएम योगी के पैर छूकर उन्हें दंडवत प्रणाम भी किया। वहीं बच्चों के मुख से श्लोक सुनकर सीएम योगी मंत्रमुग्ध हो गए। दिल्ली में एआई समिट में हुए हंगामे को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर राहुल गांधी को घेरा। बीजेपी ने राहुल गांधी की तुलना 2020 दंगे के आरोपी उमर खालिद से की और दिल्ली बीजेपी ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगाया। ये होर्डिंग बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने लगाए, जिसकी हेडलाइन है, एक अराजक तरीका, देशद्रोहियों के अलग अलग चेहरे। एआई समिट के दौरान हंगामा करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने पहुंची दिल्ली पुलिस को हिमाचल प्रदेश की पुलिस के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दोनों राज्यों की पुलिस के बीच कई घंटे तक बहस हुई। इस दौरान हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के जवानों को हिरासत में लिया और साथ ही एक गाड़ी को भी सीज कर दिया। भारी बवाल के बीच दिल्ली पुलिस की टीम 14 घंटे के बाद हिमाचल प्रदेश से निकल पाई। दिल्ली पुलिस ने शर्टलेस प्रदर्शन के 3 आरोपी सौरभ, सिद्धार्थ और अरबाज का दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मेडिकल कराया और फिर तीनों को एसीजेएम के रेजिडेंस कोर्ट में देर रात पेश किया गया, जहां से दिल्ली पुलिस को तीनों की ट्रांजिट रिमांड मिल गई। जिसके बाद पुलिस की टीम तीनों को लेकर दिल्ली के लिए निकल गई। यूथ कांग्रेस के ये तीनों कार्यकर्ता हिमाचल के रहने वाले नहीं हैं। प्रदर्शन के बाद ये शिमला के रोडू में एक होटल में छिपे थे, जहां से दिल्ली पुलिस की टीम ने उन्हें पकड़ा था। हिमाचल और दिल्ली पुलिस के बीच टकरार पर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला किया। वह कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल को अपराधियों का अड्डा ना बनाए और देवभूमि को देवभूमि ही रहने दें। जयराम ठाकुर ने शर्टलेस प्रदर्शन को राजद्रोह बताते हुए कहा कि एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन को अंजाम देने के लिए दिल्ली के हिमाचल भवन का इस्तेमाल किया गया था और ये प्रदर्शन राहुल और प्रियंका गांधी के इशारे पर हुआ था। अजीत पवार प्लेन क्रैश मामले में सियासत बढ़ती जा रही है। भतीजे और विधायक रोहित पवार लगातार हादसे पर सवाल उठा रहे हैं। रोहित ने पूरी तरह से डीजीसीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। डीजीसीए के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए समर्थकों के साथ बारामती पुलिस स्टेशन पहुंचे। थाने के बाहर जमकर हंगामा हुआ।
कल मुंबई में भी रोहित ने डीजीसीए और वीएसआर कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने शिकायत को जांच के लिए सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया था। गुजरात के मेहसाणा में लव जिहाद का मामला सामने आया। आरोप है कि जावेद ने एक हिंदू युवती को अपना नाम राहुल बताया और फिर युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ रेप किया। मामले को लेकर पीड़ित युवक के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तो वहीं आरोपी जावेद और उसके पिता ने भी मारपीट का मामला दर्ज कराया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के चांदनी चौक में स्ट्रीट वेंडर्स ने स्ट्रीट वेंडर एक्ट को लेकर प्रदर्शन किया। प्रोटेस्ट के दौरान विशेष समुदाय के लोगों ने नारे लगाए, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है के नारे लगाए। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी जामा मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों में अतिक्रमण का सर्वे करा रही है। एमसीडी की टीम बुलडोजर और कानूनी कार्रवाई के साथ सक्रिय है। इसी के विरोध में वेंडर्स सड़क पर उतर आए हैं। पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी के आईपीओ का आज आखिरी दिन है। आईपीओ 24 फरवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। 2 दिन में आईपीओ में टोटल 83% सब्सक्राइबर हो चुका है। कंपनी आईपीओ के जरिए 380 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 367 से 386 रुपए प्रति शेयर तय किया है। निवेशक कम से कम 32 शेयरों के एक लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं, जिसके लिए 12,352 रुपए निवेश करने होंगे। वहीं अधिकतम 1,97,632 रुपए लगा सकेंगे। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लोगों का अनावरण किया। 25 मार्च से 31 मार्च तक ये फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। 100 से ज्यादा देशों की 2000 से ज्यादा फिल्मों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें से 125 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। मशहूर डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा को प्रोग्राम डायरेक्टर बनाया गया। T20 विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज की टीम आमने सामने होगी। वहीं सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए दोनों टीमों की नजर मैच जीतने पर होगी। वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका की टीम अपने शुरुआती मैच जीतने में कामयाब रही है। वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को तो साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को शिकस्त दी। अहमदाबाद में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा सुपर 8 का ये अहम मुकाबला। सुपर 8 के आज के दूसरे मैच में भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला जाएगा अहम मुकाबला। चेन्नई में शाम 7 बजे से दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी। सुपर 8 के इस मैच में दोनों टीमों की जीत पर होगी नजर। हारने वाली टीम का विश्व कप में आगे सफर थम जाएगा। भारत फिलहाल ग्रुप में तीसरे नंबर पर है, जबकि जिम्बाब्वे चौथे नंबर पर पहुंच चुकी है। टीम इंडिया को सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए हर हाल में मैच जीतना जरूरी है। भारतीय टीम को जिम्बाब्वे से चौकन्ना रहने की भी जरूरत है, क्योंकि जिम्बाब्वे ने ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर बाहर का रास्ता दिखा दिया था।